हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं F3 का ACC F3 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डबल एंट्री बुक कीपिंग। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ परचेज ऑर्डर। तो ये आपको पता होगा गाइस, चैप्टर पर आई होप आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो, फिर ही देख रहे हो, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर से आप क्या डिफाइन मतलब अगर समझते हो तो इट इज़ इशू टू अ सप्लायर टू रिक्वेस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम देम ऑन टर्म स्पेसिफाइड विद ऑर्डर। येस, तो मेरे को पहले ही आंसर एकदम करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हम सप्लायर को ही तो इशू करते हैं ताकि हम परचेज ऑर्डर का मतलब क्या होता है, हमें कुछ सामान वगैरह मंगाना है। सामान किससे मंगाएंगे? सप्लायर के थ्रू। तो सप्लायर हमें सामान देगा तो हम उसे परचेज ऑर्डर देंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हमें ए ऑप्शन ही सही दिख गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ गुड्स डिस्पैच नोट। GDN का आपको पर्पस बताना है, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय अ कस्टमर रिटर्निंग फॉल्टी गुड्स टू देयर सप्लायर। नो भाई यार, अगर देखो कस्टमर अगर आपको फॉल्टी गुड जो है वो रिक्वायर कर रहा है, इसका मतलब कि जो आपने सेल करी थी उसको आपको सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो ये जो होगा वो नहीं होगा। गुड डिस्पैच नोट का मतलब क्या होता है कि आपने जो गुड्स हैं वो डिस्पैच करा दिए हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला है। इट इज़ इशूड बाय अ कस्टमर, कस्टमर इशू करता है इसे, तो ये तो सीधा सीधा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ इशूड बाय अ सप्लायर टू देयर कस्टमर एंड स्पेसिफाइज द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ गुड डिलीवर टू दैट कस्टमर। येस, 60 का जो होगा वो सी होगा। देखो, इशू किसके द्वारा किया जाता है? इशूड बाय सप्लायर, सप्लायर इशू करता है अपने कस्टमर्स को। ये सप्लायर है और ये इसका कस्टमर है, तो इसने गुड डिस्पैच नोट भेजा। जो भी इसने मतलब सामान वगैरह मंगाया होगा उसमें सब लिखा होगा कि कितनी क्वांटिटी में है, कितना चीज़ों में मंगाया है, तो ये सारी चीज़ें है वो सप्लायर भिजवाता है। अगर ये कंपनी मान लो, ये कंपनी ने आगे गुड डिस्पैच नोट करा है, यानी कि कंपनी सेल कर रही है और किसी भी कस्टमर वगैरह को दे रही है, तो GDN में लिख देगी कितने भी जितने भी गुड्स मंगाए थे उसकी क्वांटिटी कितनी थी, किस टाइप के गुड्स थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भिजवा देती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होने वाला है? सी। आगे बढ़ते हैं। 61th, एन इनवॉइस इज बेस्ट डिफाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनवॉइस का मतलब बताना है आपको, ठीक है। तो एन इनवॉइस इज रेज्ड बाय अ बिजनेस एंड कन्फर्म्स ओनली द अमाउंट ड्यू टू बी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। नहीं, खाली ये देखो, यहाँ पे आप पढ़ लो, एक इनवॉइस है जो कि रेज किया जाता है बिजनेस से और कंफर्म करता है ओनली द अमाउंट ड्यू, जो खाली अमाउंट ड्यू होता है और टू बी पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा है खाली ड्यू टू बी पेड। आप जो सामान पे कर दिया वो भी तो इनवॉइस में लिखते हो। आप मान लो कुछ खरीद कर लाए हो या फिर आपको कुछ बेचना है, ठीक है। बिजनेस अगर आपको कुछ सामान बेच रहा है, तो आप लोगों ने पहले 50% पेमेंट कर दिया है, 50% आगे करनी है, तो इनवॉइस में तो ये दिखाएगा ना कि 50% की पेमेंट कर दी है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एन इनवॉइस इज रेज्ड बाय बिजनेस एंड इशूड टू अ सप्लायर एज रिकॉग्निशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव फ्रॉम दैट सप्लायर। नहीं, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो बिजनेस जो है ना वो इशू किसको कर रहा है? सप्लायर को। हम तो कस्टमर को देते हैं ना इनवॉइस, तो अगर सप्लायर को जिससे हम सामान खुद खरीद रहे हैं, बल्कि सप्लायर हमें इनवॉइस देता है, तो बिजनेस जो है वो कस्टमर्स को इनवॉइस भेजेंगे, सप्लायर को नहीं। तो ये भी स्टेटमेंट जो होगी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी पढ़ते हैं उसके बाद। एन इनवॉइस इज रेज बाय बिजनेस एंड इशू टू अ कस्टमर। ओके, इतना तक ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू कन्फर्म अमाउंट्स नॉट, एक आप खुद सोचो, एक बिज़नेस जो है वो कंफर्म करेगा अमाउंट का कि इनवॉइस में लिखेगा यार देखो आप लोगों ने ना हमसे सामान वगैरह ख़रीद रखा था, आप हमें बताओ क्या आपको हमें जो थे वो 50 रुपये देने थे, क्या आपको हमें $50 ही देने थे? तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा? डी बचेगा, क्योंकि एन इनवॉइस इज रेज बाय बिजनेस, बिजनेस के द्वारा रेज किया जाता है और इशू किसको किया जाता है? कस्टमर को। सी में इतने तक का सीन था, लेकिन आगे टू रिक्वेस्ट पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड, जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज दिए हैं उसके लिए आप क्या करते हो? रिक्वेस्ट करते हो कि भाई आपने गुड्स एंड सर्विसेज ले लिए हैं, अब आप हमें पेमेंट कर दो, तो वो होता है इनवॉइस। आगे बढ़ते 62, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि आप लोगों के पास क्या होता है, आप लोग सेल्स कर रहे हो, ठीक है। जो भी कस्टमर वगैरह को सेल्स वगैरह बेच रहे हो, जिसको भी दे रहे हो, सेल्स कर रहे हो, उन्होंने आपके गुड्स जो हैं वो रिटर्न कर दिए, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्स रिटर्न। तो जब सेल्स रिटर्न हो जाती है, लोग आपके गुड्स जो हैं वो वापस कर देते हैं, तो क्या करते हैं उसको कहते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। तो इट टेक्नोलॉजीज ऑफ परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप क्रेडिट पे परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट अकाउंट बनता है? नहीं जी भाई, परचेज अकाउंट किसके लिए बनाएंगे फिर? इट इज़ अ रेफरेंस फ्रॉम एन एजेंसी डिटेलिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ न्यू कस्टमर। नहीं, ये भी नहीं होता। इट इज़ इशूड व्हेन अ डिपॉजिट इज पेड ऑन गुड्स। अगर आपने जो भी गुड्स वगैरह पे करे हैं तो उसमें जो भी डिपॉजिट दे रहे हो तब इशू करते हैं? नहीं, ये भी नहीं है। इट इज़ इशूड टू कैंसिल ऑल और पार्ट ऑफ सेल्स इनवॉइस। येस, डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब जो भी आप लोग अगर सेल कर रहे हो तो कुछ सेल्स रिटर्न आ जाते हैं। मान लो आप लोगों ने $100,000 की जो है वो सेल कर दी है, ठीक है। अब आपको 20,000 के जो हैं वो गुड्स रिटर्न आ गए हैं, क्योंकि आपने सेल करी थी 20,000 के, डैमेज हो गए या फिर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो ये 20,000 क्या है? सेल्स रिटर्न। और ये जो है आप किस में रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट नोट पे। तो ये होता है क्रेडिट नोट। अगर आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट
एन इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर परचेज, जो भी परचेज होते हैं, देखो एक तो इंटरनली होते हैं कि जो खाली बिजनेस वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, और एक होता है एक्सटर्नली जो कि हम मतलब बाहर के लोगों को भी इशू करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, देखो सप्लायर लिस्ट जो होती है, सप्लाई देखो हमें कौन सा बताना है कि इंटरनल डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है। तो सप्लायर लिस्ट जो है वो तो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि सप्लायर लिस्ट काइंड ऑफ आप कह सकते हो कस्टमर जो है वो मान लो बहुत सारी अलग अलग जगहों से जो है वो सामान खरीदती है, जहाँ से सस्ता पड़ता है वहीं से जो जो भी कंपनी को बढ़िया लगता है, तो बहुत सारे उनके पास सप्लायर्स होते हैं। तो वो जो लिस्ट होती है ना कि जिन जिन से वो सामान खरीदते हैं उसको सप्लायर लिस्ट कहते हैं। तो ये तो इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गया, वो बाहर के लोगों को बताएं कि हम कहाँ से सामान खरीदते हैं, तो ए पार्ट तो नहीं होगा। डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट, ये डिलीवरी नोट जो है वो आप जो है कि कहते हैं आगे जाके इशू करते हो एक्सटर्नली, क्योंकि डिलीवरी नोट में क्या होता है कि आप जो अभी कस्टमर को गुड्स वगैरह बेच रहे हो उसमें आप सब बताते हो कि यार हमने ये सब आपका जो डिलीवरी के लिए है आपकी डिलीवरी कर दी है, और जो भी आपने सामान मंगाया था हमने वो आपको डिलीवर कर दिया है। गुड रिसीव नोट और परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर में वही भाई देखो आपको बताना है इंटरनल डॉक्यूमेंट कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा होगा, एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। तो परचेज ऑर्डर और गुड रिसीव नोट जो है वो नहीं है, बाकी डिलीवरी नोट जो है वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेमिटेंस एडवाइस। तो रेमिटेंस एडवाइस आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है, जब भी हम मान लो सप्लायर से हमने कुछ सामान खरीदा है, ठीक है, तो अब हम लोग पेमेंट करने वाले हैं, तो जब हमने पेमेंट कर दी है ना, तो हम उसको बस सप्लायर को नोटिफाई करते हैं कि यार हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, तो वो होता है रेमिटेंस एडवाइस, ठीक है। तो आगे ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शन रहता है। टू इंडिकेट आइटम्स नाउ पेड, यस यही मेरे को सबसे बढ़िया आंसर लग रहा है। बाकी आगे बढ़ते हैं, टू आइडेंटिफाई गुड्स रिसीव, नहीं, गुड रिसीव के लिए थोड़े करते हैं हम आइडेंटिफाई करने के लिए। एडवाइस रेमिटेंस रिसीव, नो। फॉर नोटिफिकेशन ऑफ गुड्स डिस्पैच, भाई ये GRN है GDNID के, और ये रेमिटेंस रिसीव की एडवाइस करना है, तो आपको सीधा बस मतलब थोड़ा चौंकाने के लिए कर रहे हैं, सरप्राइज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है कि अगर हम जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो सप्लायर को बस नोटिफाई करते हैं कि यार हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए। 65, वट इज़ द पर्पस ऑफ अ परचेज इनवॉइस, परचेज इनवॉइस का क्या पर्पस होगा, टू क्लेम बैक द सेल्स टैक्स, येस, क्योंकि आप लोगों को पता होगा परचेज जब हम करते हैं तो उसके बाद थोड़ा टैक्स भी लगता है, तो उसको क्लेम करने के लिए हम क्यों मंगवाते हैं, परचेज इनवॉइस मंगाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका होने वाला है टू आइडेंटिफाई द गुड्स बॉट, अगर हमने जो भी गुड्स खरीदे हैं उसको आइडेंटिफाई करना है, येस ये भी सही लग रहा है, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, ठीक है यार। आगे बढ़ते हैं, टू रिकॉर्ड हाउ मच इज़ और टू द सप्लायर, येस, जितना पैसा हमने सप्लायर को देना है, मतलब कितना पैसा हमें देना है वो है ओड का मतलब, ठीक है। तो टू रिकॉर्ड हाउ मच, येस, क्योंकि हमें सप्लायर पर परचेज इनवॉइस में लिखा आता है ना यार कि इतना पैसा आपको देना है, तो थर्ड भी इसका सही होगा। तो अभी तक तो 1 2 3 है, जिसमें मेरे को ए ऑप्शन सही लग रहा है, बी ऑप्शन सही लग रहा है, सी और डी तो कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद टू रिकॉर्ड हाउ मच इज़ ऑर्ड फ्रॉम द कस्टमर, कस्टमर से नहीं यार, परचेज इनवॉइस जो है वो हमें मिलता है, तो उसके अंदर हम कस्टमर का इसमें नहीं आता, इसके अंदर हमें ये बताना है कि यार मतलब हमने सप्लायर से कितना पैसा ले रखा है, ना कि कस्टमर से, ठीक है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, 65 का ए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 66, इन द परचेजिंग प्रोसीजर विच डॉक्यूमेंट विल यूजुअली फॉलो द गुड रिसीव नोट, ठीक है। परचेजिंग का पूरा प्रोसीजर पता है यार, कैसे परचेज ऑर्डर वगैरह करते हैं, फिर आगे जाके जो भी गुड रिसीव नोट्स के बाद इन्होंने पूछा है कि गुड रिसीव नोट्स के बाद क्या प्रोसीजर जो होगा फॉलो होगा। तो गुड रिसीव नोट के बाद क्या आप डिलीवरी नोट भेजने वाले हो, नो, आपको जब गुड रिसीव्ड होते हैं तो आप क्या डिलीवरी नोट भेजोगे, नहीं, ठीक है। उसके बाद गुड रिसीव नोट के बाद क्या आप इनवॉइस भेजोगे, यस, बेस्ट ऑप्शन यही होगा। देखो आप लोगों को गुड रिसीव GRN का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने सामान मंगाया हुआ था, ठीक है। अब गुड रिसीव नोट्स आपको मिल गए, तो मतलब जो भी आपको गुड्स वगैरह थे वो आपको मिल गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि गुड रिसीव मिल गए तो वो क्या भेजेगा, आपको इनवॉइस भेजेगा, ठीक है। आप लोगों को गुड रिसीव मिल गया, आपको ने जो सामान मंगाया था वो मिल गया। इसके बाद क्या मिलने वाला है, इनवॉइस, कि भैया अब आपको गुड वगैरह मिल गया, अब हमें पैसा पे कर दो। इसके बाद स्टेटमेंट और एडवाइस नोट, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट और एडवाइस नोट आपको नहीं मिलने वाला है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, सलाल रिसीव्ड डॉक्यूमेंट फ्रॉम कलन स्टेशनरी सप्लायर्स फॉर 8 reams ऑफ पेपर विच दे सप्लाइड 3 प्रीवियसली, ओके। तो सलाल को एक डॉक्यूमेंट मिला है जो कि कुलन स्टेशनरी ने भेजा है। कुलन स्टेशनरी मान लो उसकी सप्लायर्स है जिन्होंने 8 reams ऑफ पेपर दिए हैं और पहले भी 3 दे चुके हैं, तो एक डॉक्यूमेंट इसने इसको दिया है। अब आप मान के चलो यार, एक सप्लायर है वो मेरे को डॉक्यूमेंट दे रहा है, मैंने उससे कुछ सामान खरीदा, तो सोच के देखो वो मेरे को सप्लायर क्या भेजेगा, गुड रिसीव नोट,
देखो मैं पहले ही सप्लाई कर चुका हूँ, तो मेरे को जो है वो गुड रिसीव्ड नोट्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। इट इज़ अ रिसीप्ट। रिसीप्ट क्यों है यार, मैंने पेमेंट वो थोड़े करा है, कुछ पेमेंट वेमेंट करी है या फिर कुछ करा है या मेरे को पैसे वापस आ रहे हैं। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा है तो हमें पेमेंट करनी होगी। तो ये भी गलत होगा। 67 का सी, यस इट इज़ अ परचेज इनवॉइस। परचेज इनवॉइस का मतलब क्या हो गया कि यार हम लोगों ने सामान खरीदा था, अब उसने बोला है कि भाई अब हमें पे कर दो, तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ अ परचेज इनवॉइस। इट इज़ अ क्रेडिट नोट नहीं भाई, ना पे यहाँ पे कुछ सेल्स रिटर्न से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है। तो क्रेडिट नोट तो बहुत ही अलग चला गया। तो सी जो ऑप्शन होगा वो इसका बेस्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पेटी कैश ट्रांजेक्शन्स इन द पेटी कैश रिकॉर्ड। इसका ऑप्शन जो होगा बेस्ट पेटी कैश वाउचर। ये तो सीधा सीधा भाई देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आप लोगों को बुक में अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहाँ पे साफ साफ लिखा ही हुआ है कि जो पेटी कैश है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेटी कैश रिकॉर्ड्स किसके लिए बनाए जाते हैं, पेटी कैश वाउचर के अंदर, जिसमें सब कुछ लिखते हो आपकी कितने आपको साइन, किससे आपको साइन कराना है, किससे रियम्बर्स कराना है। मतलब अगर पैसे कम हो गए, मान लो आपकी पेटी कैश में 500 रुपये थे, अब 450 हो गए, ठीक है। तो मतलब आप लोगों ने 50 का पेमेंट कर दिया। पहले आप वो सब दिखाओगे कि यार हमने कहाँ पे पेमेंट करी है, फिर वो आपका रियम्बर्स करेगा कि मतलब वापस से इसको 450 को 500 तक लेकर आएगा। सारे आपके मेरे परचेज इनवॉइस वगैरह देखेगा कि आपने कहाँ पेमेंट करी है, कहीं ऐसे घपले वगैरह तो नहीं मारे, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा वो पेटी कैश वाउचर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट वो होता है जो कि मतलब लाइक ओरिजिनल रिकॉर्ड दिखाता है कि यार आपकी ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है वो कर हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दो, ठीक है। तो ये सब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। और उसके बाद हमें किसके लिए बताना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। तो जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखा, देखो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों तो कट ही गए, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। क्योंकि देखो डिलीवरी नोट में भी क्या होता है कि जो भी हमारे पास ये डॉक्यूमेंट में आता है वो नॉन फाइनेंशियल होता है कि डिलीवरी हो गई है, ये सब चीज़ हो गई, इसमें फाइनेंशियल तो कुछ भी नहीं है। गुड रिसीव नोट में भी हम ये कहते हैं यार गुड रिसीव हो गए हैं, अब इसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इससे सी और डी तो ऑप्शन कट आउट हो जाते हैं। ए और बी जो बचते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम अ सप्लायर। इसमें भी जो है वो यार देखो स्टेटमेंट जो है ना वो कंफर्मेशन होती है कि मतलब ट्रांजेक्शन्स वगैरह है, और इसमें जो सारी है वो डिटेल्स आती हैं। जैसे मान के चलो कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो पूरी इसकी डिटेल्स है कि क्या इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, इनवॉइस वगैरह इसके अंदर डाल दो, ठीक है। तो ये सब जो है वो भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं होता। सोर्स डॉक्यूमेंट जो है वो है पेइंग इन स्लिप। पेइंग इन स्लिप का मतलब क्या होता है, जो भी आपने मतलब मान लो कि अब ये आप अपने बैंक के अंदर गए, आपने कुछ जो है पैसा जमा करा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको एक ऑफिशियली डॉक्यूमेंट मिलेगा, सोर्स डॉक्यूमेंट, जिसमें वो आपको बताएंगे कि हाँ आप लोगों ने जो है वो पैसा पे कर दिया है, इससे ही आप जो आगे बैंक लेजर के अकाउंट में जो है वो अपना अमाउंट जो है वो अपडेट कर सकते हो। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, Nikki runs a sole trader business selling computers. Okay. एक सेकेंड। निकी रन सोल ट्रेडर बिजनेस सेलिंग कंप्यूटर। सोल ट्रेडर है भाई, अकेला काम कर रहा है या कर रही है, जो कि कंप्यूटर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऑन 12 जनवरी 2017 निकी एम्प्लॉयड फैमिली मेम्बर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द बिजनेस एंड टुक अ कंप्यूटर फ्रॉम द स्टोर रूम फॉर देयर यूज इन ऑफिस। ठीक है, तो उन्होंने एक कंप्यूटर ले लिया है, अपने यूज़ के लिए लिया है, ठीक है। तो इसमें हमारी क्या एंट्री बनेगी, बहुत ईजी है। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे जहाँ पे भी ड्राइंग्स है ना, आप लोग पहले उसे हटा दो, ठीक है। ये वाला हट गया, ये वाला हट गया, तो ऑप्शन मेरा सीधा सीधा ही बी बच रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ लॉजिक लगाना है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस एक बात मेरे को सोचनी है, ठीक है। देखो ड्राइंग मेरे को यहाँ पे 1 2 3 तीन जगह पे दिख रही है, तीनों ऑप्शन नहीं होंगे तो एक ऑप्शन बचा बी, और बी मेरा सही ऑप्शन होगा। अब आप पूछोगे भैया कैसे, देखो सबसे पहले जो सोल ट्रेडर बिजनेस कंप्यूटर वगैरह सेल कर रहे हैं, तो निकी ने एम्प्लॉय कर लिया है अपने फैमिली मेम्बर को, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर बिज़नेस के लिए, यानी कि मतलब वो बिज़नेस का ही पार्ट है। तो अगर वो बिज़नेस का ही जो पार्ट है, अगर वही कुछ कंप्यूटर वगैरह ले रहा है स्टोर के अंदर, तो वो जो होता है वो आपका ड्राइंग्स में नहीं कहलाएगा। ड्राइंग्स तो वो होता है जो पर्सनल यूज़ के लिए लेगा। अगर वो उसका फैमिली मेम्बर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, बिज़नेस के अंदर कुछ काम वाम नहीं कर रहा होता, तो मैं कहता यार कि वो ड्राइंग्स है, इसलिए मैं फिर ड्राइंग्स वगैरह के बारे में सोचता। लेकिन अब तो भाई वो ड्राइंग नहीं है, वो जो है मतलब इस बिज़नेस का ही पार्ट है ना, तो वो उसके लिए क्या होगा, नॉन करंट एसेट। अब क्यों होगा कि ये देखो, आप अगर एक एग्जांपल के रूप में देखो, ये बंदा है, ठीक है, ये वाला अब मान लो बिज़नेस का एक एम्प्लॉय है, और उसके लिए आप लोग जो है वो पूरा ऑफिस बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उसको काम करना है, काम के लिए आपको कंप्यूटर वगैरह चाहिए। तो अगर आप कंप्यूटर परचेज़ करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो कि यार नॉन करंट एसेट को आप डेबिट करते हो, ठीक है, नॉन करंट एसेट को आप डेबिट करते हो, और आप कैश को क्या कर देते हो, क्रेडिट।
ठीक है, अगर आपने कैश पे लिया है या फिर बैंक से लिया है तो एंट्री तो नॉर्मल यही बनती है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो है वो कंपनी का कंप्यूटर जो है वो सेल कर रही थी, कंप्यूटर सेल कर रही थी, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, गुड्स हो गई। लेकिन ऑफिस के यूज़ के लिए था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये देखो यहाँ पर अब कैश और बैंक जो है वो क्रेडिट नहीं होंगे, क्या होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। एक सेकेंड, यस, सो एंड नॉन करेंट एसेट को डेबिट कर दिया और कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो क्रेडिट हो गई। क्यों हो गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्यों क्रेडिट हो गई? कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको पता होगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, ये सब चीज़ें आती हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री इंक्लूड होती है, ठीक है। अब हमारी इन्वेंट्री जो है वो कम हो रही है। इन्वेंट्री कम क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर ही बेचते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर, अपना ही कंप्यूटर बेच रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स को जो है वो क्रेडिट कर दिया। नॉन करेंट एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑफिस के यूज़ के लिए ले रहा है, तो इसलिए जो है वो नॉन करेंट एसेट डेबिट हो जाएगा। बाकी अगर आप इतना नहीं सोच के भी, वैसे तो ये लॉजिकली तो ये आंसर होगा, और उसके बाद अगर आप ऐसे देखो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, तो वैसे भी आपका बी आंसर बच रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइटम विल अपीयर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस की सेम साइड पर क्या आएंगे, ठीक है। डेबिट क्रेडिट होता है ट्रायल बैलेंस में, देखो ड्राइंग्स और एक्रूवल्स नहीं भाई, ये तो सेम साइड पे नहीं आता है, एक डेबिट पे आता है, क्रेडिट पे आता है। कैरेज आउटवर्ड्स एंड प्री पेमेंट्स, यस, ये जो है वो आपका सेम साइड पे ही आता है। देखो प्री पेमेंट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने पहले ही पे कर दिया है, तो इसका मतलब जो है वो आपके लिए एक टाइप का एसेट हो गया, तो वो डेबिट पे आ जाएगा। और कैरेज आउटवर्ड जो है वो भी आपका एक तरह का एक्सपेंस होता है, तो ये भी डेबिट पे आता है। दोनों चीज़ें डेबिट पे आती है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, कैरेज इनवर्ड्स एंड रेंटल इनकम, देखो एक इनकम है, एक एक्सपेंस है, वापस डेबिट क्रेडिट हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं रह रहा है। और ओपनिंग इन्वेंट्री एंड परचेज रिटर्न, नो, दोनों अलग अलग है, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन हमारा बी बेस्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ये डबल एंट्री के लिए गाइस देखो, आप लोग एक बार ही चैप्टर अच्छे से रीड करो, डेबिट क्रेडिट देखो, बाकी बहुत सारी चीज़ रिलेटेड आपकी 12th कॉमर्स से भी होंगी, तो उसको भी थोड़ा लिंक करने का कोशिश करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग नॉर्मली रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेज ऑन द लेजर अकाउंट्स? ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या आता है? एसेट रेवेन्यू नहीं, चलो सबसे पहले ऑप्शन हटा है। रेवेन्यू कैपिटल नहीं, ये भी डेबिट नहीं होता है। एसेट एक्सपेंसेस, यस, कैपिटल भी नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्मल एलिमिनेशन मेथड मैंने लगा दिया और मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आपको क्या करना है, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये सब आपने, मतलब 3 रूल्स होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। बाकी आप देखो, एसेट्स और एक्सपेंसेस का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इन सब का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो इससे हमारा ऑप्शन जो है वो सी है। इसमें हम कुछ वो नहीं है, अब ये सब बना रखे हैं भाई कि एसेट जो होते हैं वो डेबिट उनका फेवरेबल होता है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट होता है, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और रेवेन्यूज, इन तीनों का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। Which of the following entries would be required to account for a reimbursement to the petty cash float of 125 from the bank account? तो आप लोगों ने reimbursement कराई है $125 की, तो क्या होगा, देखो इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों के जो पेटी कैश अकाउंट है उसमें से जो है वो 125 रुपये कम है, ठीक है। आप लोगों ने इसको वापस डलवाए हैं, तो सबसे पहली बात, आपका जो पेटी कैश है वो इंक्रीज़ कर जाने वाला है, क्योंकि पेटी कैश में मतलब मान लो पहले पैसे कम हो गए, तो अब अगर आप उसमें पैसे डालोगे तो पेटी कैश जो है वो 125 रुपये से बढ़ जाएगा, और अपने पैसे कैश या बैंक में से डालोगे तो कैश या बैंक जो है वो कम हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं कौन सा बेस्ट है। कैश या बैंक, यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, पेटी कैश तो क्रेडिट होगा नहीं, तो बी और सी ऑप्शन जो है वो पहले क्रॉस हो गया। उसके बाद डी में ड्राइंग्स है, भाई देखो ड्राइंग्स थोड़ी है यार, अब साफ साफ बोल रखा है पेटी कैश के लिए, तो ए ऑप्शन जो होगा उसका बेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लो आपका पेटी कैश है, ठीक है, तो उसमें पूरी लिमिट थी 500 रुपये की, अब जो है वो 125 रुपये से कम हो गया, तो यानी कि उसमें 375 रुपीज़ पड़े हो गए, तो 125 रुपये अब उसमें और डालने हैं। तो अगर आप 125 रुपये पेटी कैश में और डालोगे तो पेटी कैश जो है वो बढ़ जाएगा, इसलिए वो डेबिट और हो जाएगा। और आप किससे पैसे डालोगे कि बाहर अपने पैसों में से, बैंक में से ही डालोगे ना, तो आपका जो बैंक में से पैसे जो है वो कम हो जाएंगे, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो एक बार ये वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप एग्जाम किट इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप पहले चैप्टर्स पढ़ चुके हो और आप लोगों को सब अच्छे से आता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 74, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वीडियो में आई गेस प्रॉपर दिख रहा हो बस, ठीक है। तो सैम प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द बिजनेस एज फॉलोज।
सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप देखा करो कि बताना क्या है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, फिर बाद में पता चले कि कुछ है ही नहीं। आफ्टर दीज अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड व्हाट आर रिवाइज वैल्यूज़ फॉर ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट ऑफ सैम्स बिजनेस। सैम के बिजनेस में ग्रॉस और नेट प्रॉफिट की वैल्यू बतानी है। जब देखो ये सब चीज़ें इसने रिकॉर्ड नहीं करी हैं, पहले आपको बताना है। कैरेज इनवर्ट इसने रिकॉर्ड नहीं करे, डिस्काउंट रिसीव नहीं किया और कैरेज आउटवर्ड नहीं करे। जब हम ये तीनों रिकॉर्ड कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कितना होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके सो हम लोग जो है वो यहीं पे देखो, यहाँ पे जो है प्रॉफिट एंड लॉस आपका बनाया हुआ है, यहीं पे हम जो है वो चेंजेस करने वाले हैं। देखो सेल्स की फिगर यहाँ पर है वो सही रहेगी, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन्होंने 3 चीज़ें डाली हुई हैं। इसके बाद मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में इन 3 में से 2 चीज़ें और इन्वॉल्व करना चाहूँगा, कैरेज इनवर्ड्स और डिस्काउंट रिसीव। देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे देखो कैरेज इनवर्ड तो एक टाइप का आपका वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, इसलिए मैं यहाँ पे इसको इन्वॉल्व कर दूंगा तो हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। देखो कैरेज इनवर्ड यहाँ पर अगर आप लिखोगे, ठीक है, कैरेज इनवर्ड और आप इधर ऐड कर देना कितने कैरेज इनवर्ड 2300, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाते हैं, इसलिए मैं 2300 जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा कैरेज इनवर्ड जो है वो ऐड हो गया। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। क्या है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड जो अमाउंट है हमारा वो है 3900, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया, इसको माइनस में लिखना। और फिर इसके बाद जो है आपका ये वाला अमाउंट चेंज होगा, और मैं एक सेकंड कैलकुलेटर लेता हूँ। येस सो देखो आपका जो है वो सेल्स है 256,800 है, ठीक है, 256,800। और उसके बाद आप लोगों को जो है उसमें से कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप सब पहले ऐड कर दो, ठीक है। 13,400 प्लस 145,000 माइनस 14,200 और फिर आप प्लस 2,300 कर देना और माइनस कर देना 3,900, ठीक है। और उसमें जब आप सेल्स को ऐड कर दोगे, सेल्स और दोनों को उसको माइनस करोगे, तो आपका ऑप्शन आंसर जो बच रहा है वो बचेगा 142,600, 1,42,600 बचेगा। पहले देखो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो इसमें से माइनस कर देना। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करोगे तो आपको पता है क्या आंसर आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैरेज इनवर्ट को मैंने यहाँ पे इसलिए प्लस किया है क्योंकि वो एक्सपेंस है। आप लोगों को कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला पता होगा, ओपनिंग फिर परचेज नेट परचेज वगैरह डालते हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है, फिर उसके बाद हम डिस्काउंट रिसीव को माइनस कर देते हैं और जो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी होते हैं उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कैरेज इनवर्ट्स को वो कर दिया और डिस्काउंट रिसीव को माइनस कर दिया। कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ड्स में आपको अगर फ़र्क बताऊँ तो कैरेज इनवर्ट वो होता है कि मान लो आप लोगों ने कोई सामान ख़रीदा है, तो सामान ख़रीदा है आपने ये दुकान से, ठीक है। ए है वो आपकी दुकान है, ये सी आपकी जो कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे। और बीच में आपकी कंपनी और इसके बीच में बहुत डिस्टेंस है, आपने यहाँ से सामान ख़रीदा, अब यहाँ से इधर तक अपनी कंपनी तक ले जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आता है, तो उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड। वहीं अगर आपने कुछ सामान बेचा होगा, अब मान लो ये आपकी कंपनी है, कस्टमर को आपको सामान देकर आना है, वो कस्टमर कहता है भैया हम नहीं लेने आ रहे, ठीक है, आप हमें सामान दो। तो अब आप अपनी कंपनी से लेके यहाँ पर जो भी सामान भिजवाते हो, ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो कहते हैं कैरेज आउटवर्ड को। तो कैरेज आउटवर्ड जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होता है, और जबकि जो कैरेज इनवर्ड होता है वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आता है, ठीक है। वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो इनडायरेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है इतना करेंगे, और कैरेज आउटवर्ड जो है वो उसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कर देंगे एक्सपेंसेस के बाद, ठीक है। एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पे जैसे हमारा माइनस 76,000 है, तो हम एक्सपेंसेस में वो बढ़ा के दिखा देंगे। 76,000 में 1950 बढ़ा दो, तो 76,000 प्लस 1950 77,950। तो यहाँ पे माइनस ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा 77,950, ठीक है। इसको हटाओ एक सेकेंड, यस। तो अब आपका जो है वो मेन जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो बन चुका है। आप देखो अगर माइनस करोगे 256,800 माइनस 142,600, ठीक है। आपका आंसर जो बचेगा इसको भी हटाओ, तो आपका आंसर बन रहा है 114,200, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से वो आप एक्सपेंस को माइनस करोगे 114,200 माइनस 77,950, तो आपका जो नेट प्रॉफिट अब बनेगा वो बनेगा 36,250, ठीक है। सबका मैंने आपको लॉजिक बता दिया, किसको प्लस क्यों किया है, किसको माइनस क्यों किया है, और नया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमने एडजस्टमेंट कर दी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। फ्रेंड्स स्टार्टेड द मंथ विथ कैश एट बैंक ऑफ 1780, ठीक है। तो इसके बाद व्हाट वाज द बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो ये सारी ट्रांजेक्शन इसने करी हैं। तो अब थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए, तो एक सेकंड गाइज मैं एक प्लेन शीट भी ले आता हूँ जहाँ पे अच्छे से हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड।
ओके गाइस, तो यहाँ पर देखो मैंने स्प्लिट स्क्रीन कर लिया है और आई होप आप लोगों को जो है वो दोनों स्क्रीन अच्छे से दिख रही होंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें जो है वो बैंक अकाउंट का लेजर बना लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट का यहाँ पे हम लेजर बनाएंगे और राइटिंग गाइस देखो थोड़ी सी अलग सी आ सकती है, बस थोड़ा समझ लेना, ठीक है। सबसे पहले जो है हम वो बैलेंस BD लिख देते हैं, बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारे को ये देखो दे रखा है, एक सेकेंड, 1780 का ओपनिंग बैलेंस है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1780, ठीक है। आपको पता है ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। अगर बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में आएगा, कम होगा तो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड विड्रू 200 पर वीक टू कवर लिविंग एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहली बात, वो जो है वो 200 रुपये अपनी कंपनी के अंदर से निकाल रहा है, हर हफ्ते निकाल रहा है ताकि वो अपने जो है वो लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। और आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको लिखना है खाली जून का मतलब खाली एक महीने का आपको बताना है, देख रहे हो स्टार्टेड द मंथ, और खाली जून का आपको बताना है। जो है एक महीने में टोटल चार हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो अगर वो 200 रुपये रोज़ बिज़नेस से निकाल रहा है तो उसको पहली बात बिज़नेस में से पैसे निकाल रहा है, तो वो गई ड्राइंग्स, ठीक है, ड्राइंग्स। और 200 रुपये निकाल रहा है, 4 हफ्ते टोटल होते हैं, तो कितना आ गया ड्राइंग्स, 800 रुपये, ठीक है। कितने क्या इसकी कैलकुलेशन की होगी, 200 × 4, तो 800 हो गया। इसके बाद पहली जो है वो हमारी डन हो गई है। सेकेंड है कस्टमर पेड फॉर गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 600 लेस ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। तो देखो 600 रुपये का जो है वो हमारे गुड्स से, लेकिन 5% लेस पे उसने पे किया, तो उसने टोटल पे कितना करा होगा 570, क्योंकि 600 का 5% जो है वो होता है 30। तो आप लोगों को पता है जो है हम वो ट्रेड डिस्काउंट वगैरह जो है वो नहीं दिखाते। देखो अगर आपके 600 रुपये का वो आपने जो है वो कस्टमर ने पे किया, आप लोगों ने सेल करी होगी 600 रुपये की, आप लोगों जो है वो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करोगे और आपका टोटल जो रेवेन्यू होगा वो 570 का होगा। तो अगर कस्टमर पे करेगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो बढ़ेगा, ठीक है। बैंक अकाउंट एसेट होता है, अगर आपके पास पैसे और आ रहे हैं तो आपको बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग नॉर्मल लिख लो रिसीप्ट, ठीक है। रिसीप्ट आपकी कितने की होगी, 570 की। और इसके बाद थर्ड अमाउंट ऑफ 400 वो रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर, ठीक है। आपके पास पैसा आया, ये भी आप वापस एक और रिसीप्ट लिख लो, ठीक है। रिसीप्ट लिख लो, आप डेटर लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर 400 हो जाएगा। लास्ट बैंकिंग ऑफ 1200 फ्रॉम कैंटीन वेंडिंग मशीन, ठीक है। तो कैंटीन से भी आपको मतलब एक टाइप की रिसीप्ट आई है, ठीक है, जिसमें से 1200 रुपये जो है वो आपको आ गए हैं। तो ये भी आपके लिए एक तरह की इनकम है जिससे आपका बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर आप लिख दो बैंकिंग रिसीप्ट, बैंक रिसीप्ट, और ये कितने का है, 1200 का, ठीक है। अब आप सॉल्व कर दो डेबिट साइड क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट साइड पे जो है वो बैलेंस शीट आने वाला है क्योंकि डेबिट साइड जो है वो बड़ी है। आप लोग सॉल्व कर लो, 1780 प्लस 570 प्लस 400 प्लस 1200, ठीक है, माइनस कर दो आप उसमें से 800, तो आपका आंसर बचेगा 3150। और दोनों साइड को आप टोटल कर दो जो कि बचेगा 3950, और यहाँ पे भी 3950, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आंसर बन गया और 75 का भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और अभी मैं स्प्लिट स्क्रीन करके रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि शायद आने वाले क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल ही हैं, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर आपको कह रहा है कि आफ्टर करेक्शन व्हाट शुड बी द बैलेंस, बैंक अकाउंट आपको दे रखा है और यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ी भाई गड़बड़ी कर रखी है यार। देखो डेबिट का क्रेडिट में लिख रहा है, क्रेडिट का डेबिट में लिख रखा है, तो जब हम सब सही कर देंगे तो क्या अमाउंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं बैंक अकाउंट वापस से बना लेता हूँ और बैंक अकाउंट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का लिखना है। अब मैं देखो यार सीधे यहाँ पे ना अमाउंट लिख देता हूँ और ये जो मतलब पूरी स्टेटमेंट है वो नहीं लिखूँगा क्योंकि जगह आपको पता है थोड़ी सी कम सी हो रही है। तो पहले स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ही है ओवरड्राफ्ट। देखो अगर यहाँ पे बैंक अगर पॉजिटिव बैलेंस से स्टार्ट होता है तो मैं यहाँ पे बैलेंस लिखता, लेकिन ओवरड्राफ्ट है तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। ओडी में लिख देता हूँ, ओडी करके, जो कि आएगा 1340। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने बैंक से एक लिमिट तक पैसे ले सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा पैसे निकाल लिए तो हमारा बैंक का बैलेंस जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए उसको हम क्रेडिट में ट्रीट करेंगे 1340। पहले मैं सारी डेबिट साइड का देख लेता हूँ, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ पेटी कैश लोड 45। ये देखो यहाँ पर भी आपका, हमने ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है, ठीक है। हमने मतलब बैंक में से हमारे पैसे जाएंगे क्योंकि हमने पेटी कैश में पैसा डाला है, तो बैंक वापस क्रेडिट होगा। तो वापस से अगर हम रीइंबर्समेंट कुछ भी लिख दें और यहाँ पे 45 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। और हमारा रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हमें रिसीप्ट आई है तो ऑब्वियस ही बात है रिसीप्ट अगर आएगी तो पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बढ़ेगा, डेबिट होगा, और डेबिट होगा तो 4400 यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा, 4400, ठीक है। डेबिट साइड की मैंने सारी चीज़ों को जो है वो ठीक कर दिया है। अब क्रेडिट साइड बढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ गुड परचेज फॉर कैश, आपने जो है रिटर्न कर दिए हैं गुड जो कि आपने परचेज़ किए थे, तो परचेज़ रिटर्न आपका किस साइड आएगा, देखो $50 का है, तो यहाँ पर आप परचेज़ रिटर्न लिख दोगे,
परचेज़ रिटर्न आ जाएगा कितने का, 50 रुपीज़ का, ठीक है। परचेज़ रिटर्न करते हो तो क्या होता है, बैंक जो है वो आपका जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, परचेज़ रिटर्न क्रेडिट हो। क्या एंट्री बनाते हो, देखो बैंक को डेबिट करते हो और परचेज़ रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट। क्यों होता है, देखो आप लोगों ने परचेज़ किया तो डेबिट होता है, लेकिन अब परचेज़ रिटर्न कर दोगे तो क्या करोगे, आप उसको क्रेडिट कर दोगे और आपको उसके बदले में क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो पैसे डेबिट हो जाएंगे, परचेज़ रिटर्न डेबिट हो जाएगा। उसके बाद परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, सॉरी। तो उसके बाद पेमेंट्स टू क्रेडिट सप्लायर, आपने जो है वो पेमेंट करी है, तो पेमेंट करी है तो पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे आप आ जाएगा कितना, 990। और इसके बाद रेंटल इनकम, आपको रेंट से कुछ आपने इनकम कमाई है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो कितनी है 1300 की। पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करी है तो आपको पता है पेमेंट करोगे तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे 700। बैलेंस सीडी जो है इसका हमें कुछ काम करना नहीं है, क्योंकि हमने जो है वो पूरा अपने हिसाब से स्टेटमेंट बनाई है। डेबिट क्रेडिट दोनों का कर लो टोटल, और जो आपका आंसर बचता है, देखो पहले डेबिट का कर दिया, 4400 प्लस 50 प्लस 1300, माइनस कर देंगे 1340 माइनस 45 माइनस 990 माइनस 700। तो बैलेंस सीडी जो मेरा बच रहा है वो बच रहा है 2675, ठीक है। और दोनों का लास्ट में टोटल भी कर देते हैं, जो कि मेरा आंसर था 5750, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया है। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत लग रही है, एक बारी वीडियो को रिवाइंड करो और वापस से देख लो, ठीक है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाँ, तो एंडी स्टार्टेड अ टैक्सी बिजनेस बाय ट्रांसफरिंग अ पर्सनली ओन्ड कार एट अ वैल्यू ऑफ 5000 इनटू द बिजनेस। तो एंडी ने एक टैक्सी का बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने अपनी मतलब खुद की जो गाड़ी है ना उसको क्या करा है कि अपने बिजनेस में लगा दिया है। तो एक टाइप का आप क्या कह सकते हो, कैपिटल, क्योंकि अगर बिजनेस बंदा स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग में अगर वो पैसा लाता है तो वो आप कैश टू कैपिटल करते हो। यहाँ पे अगर कार ला रहा है तो आप कार टू कैपिटल कर दो, ठीक है। सबसे पहली बात कैपिटल ला रहा है तो आपका क्रेडिट में कैपिटल होना चाहिए, जो कि खाली सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर सीधा सीधा मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। बाकी आपको सबकी वैल्यू भी देख लो। देखो कार ला रहा है तो कार एक टाइप का उसके लिए, जैसे कि आप क्या करते हो, अगर बिजनेस कैश से स्टार्ट कर दोगे तो कैश को डेबिट करते हो, है ना, कैश को डेबिट करोगे, कैपिटल को क्रेडिट करोगे, और क्या करोगे। तो वैसे यहाँ पे अब कैश की जगह वो कार ला रहा है तो कार को डेबिट कर दिया, कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, ईजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जर्नल इज ट्रू और फॉल्स। जर्नल के बारे में आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन्स, जो कि पूरा होने वाला है फॉल्स। भाई देखो जो जर्नल है वो सारी बैंक और कैश की ट्रांजेक्शन्स को थोड़े वो करता है रिकॉर्ड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि कैश के ट्रांजेक्शन कैश बुक में, बैंक के ट्रांजेक्शन बैंक में हो जाती है, तो यहाँ पर जर्नल सारी उसकी तो वो रिकॉर्ड नहीं करता है, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स हो गया। द जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं होता कि सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करती है, क्योंकि जर्नल क्या होता है, पहले आप लेजर बना लेते हो, ठीक है। लेजर के बाद जो चीज़ होती है वो आप जर्नल में पोस्ट करते हो, तो हर चीज़ जो है वो लेजर के अंदर नहीं आती। कुछ कुछ के लेजर जो हैं वो अलग अलग होते हैं, स्पेशलाइज बुक में जाते हैं, जैसे सेल्स डे बुक हो गई, परचेज डे बुक हो गई, वो सब आप जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो ये भी फॉल्स होगा। द जर्नल रिकॉर्ड्स करेक्शन ऑफ एरर्स एंड ईयर एंड, ये रेक्टिफिकेशन जो होता है, येस वो आप रिकॉर्ड करते हो जर्नल के अंदर। आपने कुछ एंट्रीज गलत कर दी, उसको सही करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, जर्नल यूज़ करते हो, ठीक है। इसके बाद द जर्नल एंड जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन, नहीं यार ऐसा भी कुछ नहीं होता। क्रेडिट सेल जो है वो आपकी किस में बुक होती हैं, सेल्स डे बुक के अंदर, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जर्नल के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या जर्नल में रिकॉर्ड होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ड्यूरिंग द ईयर जीवा मेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज टू अकाउंट फॉर द डिप्रिसिएशन चार्ज रिलेटिंग टू, एक सेकेंड, ठीक है, रिलेटिंग टू मोटर व्हीकल, ठीक है। तो मोटर व्हीकल के रिलेटेड उन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को उन्होंने डेबिट कर दिया है, बहुत ही बेहतरीन, और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 5000 का है, ओके। सो इसके बाद आपको क्या करना है, वट विच जनरली रिक्वायर्ड टू अकाउंट करेक्टली फॉर द डिप्रिसिएशन चार्ज फॉर मोटर व्हीकल्स फॉर द ईयर, ओके। सो यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को पहले डेबिट करा हुआ है और डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट किया, बहुत ही बेहतरीन यार, मतलब एंट्री ऐसी बनाओ, काम करो। ऐसे लोग अकाउंटेंट रखने लग गए तो भाई क्या ही काम है। तो बस हमें ये करना है कि करेक्ट एंट्री बतानी है। सबसे पहले तो यार देखो ये होगा कि आप ये देख लो कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना वो डेबिट होता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट होता है।
बाकी अमाउंट इन्होंने दे रखा है। तो आप ये एक रूल सा रख लो कि अगर जो चीज़ डेबिट होनी होती है वो क्रेडिट हो जाती है, और जो क्रेडिट होनी होती है वो डेबिट हो जाती है, उल्टा हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, उनको जो डेबिट होना होता है उसको डेबिट कर दो, जो क्रेडिट होने वाला होता है उसको क्रेडिट कर दो, बस अमाउंट को डबल कर दो। कैसे? डेबिट कर दो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, जो कि होगा 10,000, जो कि मेरे को बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो 79 का बी ऑप्शन चाहिए होगा। इसका लॉजिक देखो कि आप लोगों को एक चीज़ जो है वो डेबिट करनी थी, लेकिन आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अब आपको उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से डेबिट। अब वही एक चीज़ आप लोगों ने क्रेडिट कर दी थी, लेकिन आपको उसको करना था क्या, डेबिट। तो वो चीज़ आपने कर दी, तो आपको उसको दोबारा करने के लिए डबल अमाउंट से करना पड़ता है। इसलिए जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट करा डबल अमाउंट से, और एक्यूमुलेटेड को क्रेडिट किया डबल अमाउंट से, क्योंकि उसने गलत एंट्रीज रिकॉर्ड कर रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 80 रोशन मेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज टू अकाउंट फॉर एन इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स। अलाउंस फॉर रिसीवेबल इंक्रीज हुए, तो उसने क्या एंट्री करी है, रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, बहुत बेहतरीन यार, क्रेडिट कर दिया अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स को। हाँ, तो हमें विच जनरल रिक्वायर्ड टू करेक्ट द अबव अकाउंटिंग एंट्रीज टू इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल फॉर द ईयर। तो इसके अंदर जो है हमें क्या सही एंट्री करनी है। सबसे पहली बात देखो यार, अगर आपका जो है वो अलाउंस बढ़ता है, तो सबसे पहली बात आपका इरिकवरेबल डेट जो है वो बढ़ेगा, बैड डेट्स आप उसको कह सकते हो। ठीक है, और जो रिसीवेबल्स हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल। तो इरिकवरेबल डेट जो है वो मुझे यहाँ पे क्रेडिट होता हुआ दिख रहा है, तो नहीं, वो तो डेबिट होना चाहिए। यहाँ पे भी क्रेडिट, ये भी गलत। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों में डेबिट हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। क्रेडिट किया है रिसीवेबल को, और यहाँ पे किया है अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स, तो नहीं, इसका आंसर जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा सी। इरिकवरेबल डेट्स को हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो भी हमारे को डेट्स वगैरह नहीं मिलते हैं, पैसे जिससे रिकवर नहीं होते हैं, उसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद रिसीवेबल जो है वो कम हो जाते हैं, इसलिए उसको जो है क्रेडिट कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 81, ड्यूरिंग द ईयर अली मेड द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्रीज टू अकाउंट फॉर द कैश प्रोसीड रिसीव्ड अपॉन डिस्पोजल ऑफ एन आइटम। उसने मशीन डिस्पोज करी, उसको पैसा आया, तो उसने बैंक को डेबिट कर दिया। वाओ वाओ, क्रेडिट कर दिया सेल्स रेवेन्यू को। अरे भैया क्या कर रहे हो यार, ये सेल्स आपकी नॉर्मल गुड्स वगैरह की थोड़ी चल रही है, आपने यहाँ पे मशीनरी डिस्पोज ऑफ करी है, तो आपको मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, तो बैंक को जो है वो सही डेबिट किया है, लेकिन उसके बाद जो है सेल्स रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया, तो वो गलत है। देखो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक को डेबिट करना चाहिए था और मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था 2500 रुपये से। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया है, इन भाई साहब ने क्या है कि यार बैंक को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया सेल्स रेवेन्यू को। दिक्कत यहाँ पे आ गई, बैंक सही है, ठीक है, तो बैंक को सही किया है। अब देखो करना किसको चाहिए था, मशीनरी को क्रेडिट करना चाहिए था, तो एक काम करो, मशीनरी को क्रेडिट कर दो, मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी 2500 से। उसके बाद इसने क्रेडिट किसको कर दिया, सेल्स रेवेन्यू को, तो इसने क्रेडिट कर दिया। आप एक काम करो, क्रेडिट को सही करने के लिए आप इसको क्या कर दो, डेबिट, तो सेल्स रेवेन्यू आपकी हो जाएगी डेबिट, सेल्स रेवेन्यू, तो आंसर होगा सेल्स रेवेन्यू डेबिट टू मशीनरी, जो कि आंसर होगा आपका ये कुछ डी ऑप्शन, क्योंकि आपने सेल्स को सही कर दिया, पहले उसने क्रेडिट कर दिया था, आप डेबिट कर दो, क्योंकि क्रेडिट करना नहीं था, और मशीनरी को क्रेडिट करना था, आप मशीनरी को क्रेडिट कर दो। ये जो है मेन रेक्टिफिकेशन है गाइस, आप अच्छे से एक बारी पढ़ लेना और बाकी सब देख लेना, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम किट अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और जिसने करा हुआ है उसको तो यार बहुत ईजी सा लग रहा होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, पारुल इज़ अनश्योर ऑफ द अकाउंटिंग एंट्री इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर अ कॉन्ट्रा बिटवीन रिसीवेबल पेबल्स की कॉन्ट्रा एंट्री आपको पता होगा आती है, जो कि है 1250 की। तो आपको पता है यार क्या करते हैं रिसीवेबल का, मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊं तो देखो, जब भी रिसीवेबल पेबल में कॉन्ट्रा एंट्री हो, रिसीवेबल का अमाउंट क्या होता है, डेबिट, और पेबल्स का होता है क्रेडिट। आप पेबल को डेबिट कर दिया करो, रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया करो, और वही अमाउंट यहाँ पे लिख दिया करो। जैसे 1250 का है, तो आप लोगों को क्या करना है, पेबल को डेबिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेबल डेबिट हो रहा है, यहाँ पे पेबल डेबिट हो रहा है, क्रेडिट रिसीवेबल्स हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपको ए ऑप्शन से ही बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रेड आ रहा है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाते हैं बहुत सारे रिसीवेबल्स या बहुत सारे पेबल्स। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली दिया ही हुआ है यार कि पारुली है। ठीक है, तो पारुली है, एक ही बंदे का दे रखा है, तो हम ए ऑप्शन को ज़्यादा ट्रेड करेंगे। ट्रेड में आता है कि बहुत सारे जो हैं, मतलब बहुत सारे रिसीवेबल्स को मिला दिया तो बनता है वो ट्रेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट जनरल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू करेक्टली अकाउंट फॉर द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर ऑफ 35 रिलेटिंग टू बिल्डिंग। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगी है, डेप्रिसिएशन का बैलेंस हो रहा है डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन डेबिट में ढूंढो, ए में है और सी में है।
₹3500 क्रेडिट किया हुआ बिल्डिंग को। यहाँ पे क्या हाँ, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है कि बहुत सारी जब अगर हम डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग पे लगी हो तो वो लगा दें, और यहाँ पर एक सेकेंड जनरल रिक्वायर्ड टू करेक्टली अकाउंट ऑफ द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। इस ईयर जो है वो आपकी डेप्रिसिएशन लगी है 3500, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी। यस, क्योंकि देखो डेबिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो कर दिया, उसके बाद आप बिल्डिंग को क्रेडिट कैसे कर रहे हो? आप जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ना कि जब भी डेप्रिसिएशन लगेगी तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब सारे ईयर्स की आप डेप्रिसिएशन मिला देते हो तो वो कितनी बनती है, वो हो गई 3500 की। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने ए ऑप्शन बोल लिया था गलती से, क्योंकि मैंने सीधा जो है इम्पैक्ट बिल्डिंग्स में डाल दिया, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन सी होने वाला है, क्योंकि बाद में देखा यार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ट्रांसफ़र किया जाता है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियाँ चलती रहती हैं यार, इट्स ओके। आप लोग ऐसी मत करना, इसलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं। बाकी 84th, व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 250 फ्रॉम अ क्रेडिट सप्लायर। आपको क्रेडिट सप्लायर से एक जो है वो सेटलमेंट का डिस्काउंट मिल गया है, काइंड ऑफ 250 रुपये का। ठीक है, सबसे पहली बात वो आपका क्रेडिट सप्लायर था, तो इसका मतलब इसमें पेबल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे आप लोगों को। सेटलमेंट डिस्काउंट आप उसको एक तरीके से डिस्काउंट की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। देखो, डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो आपके लिए होता है एक्सपेंस, क्योंकि आपकी कंपनी ने ज़्यादा पैसे में कम पैसे में दे दिया, ठीक है जी, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। और डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो आपकी एक टाइप से होती है इनकम, तो वो होता है क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहली बार डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है और 84th का भी, क्योंकि 250 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हुआ और पेबल्स को मैंने 250 रुपये से कम कर दिया। पेबल का बैलेंस होता है क्रेडिट, लेकिन क्योंकि पेबल्स मेरे कम हो रहे हैं 250 रुपये से, इसलिए वो क्रेडिट की जगह क्या हो रहे हैं, डेबिट। तो डेबिट पेबल्स और क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 85, Perry made the following accounting entries for the purchase of goods on credit from a supplier. Okay, oh my god, परचेज़ को क्रेडिट कर दिया, पेबल को क्रेडिट कर दिया, उल्टी एंट्री कर दिया है। हमने ऐसा जो है वो पहले भी पढ़ रखा था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, डबल अमाउंट कर दो और इन दोनों को जो जैसे करना था वैसे कर दो। परचेज़ को डेबिट करना होता है तो परचेज़ को डेबिट करो, और उसके बाद क्रेडिट करना था पेबल्स को क्रेडिट कर दो। अमाउंट बस क्या कर दो, डबल कर दो, जो कि आपका खाली डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सीधा सीधा डी ऑप्शन को करेक्ट करो। MCQs में बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, फटाफट आगे बढ़ना है। ठीक है, टाओ यूज द फॉलोइंग बैलेंसेस टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताई हैं उसने। ठीक है, ये सब चीज़ें बैलेंसेस वगैरह दे रखे हैं। द बिजनेस डज नॉट होल्ड इन्वेंट्री। ठीक है, बिजनेस इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करता और कोई एडजस्टमेंट भी नहीं चाहिए, तो हमें बताना है क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको पूरा बनाना पड़ता है, उसी के बाद जो है आपको बनता है। ठीक है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए यहाँ इस साइड में ही एक काम करते हैं, मैं जो है वो एक पूरी वर्किंग कर देता हूँ और फिर उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। हो गई यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो मैं थोड़ा वो इस ये सब जो भी हमें सब दे रखा है उससे मैं थोड़ा अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपको पता है हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहली बात, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा तो प्लस कर देना, लॉस आएगा तो माइनस कर देना, और उसके बाद अगर कोई ड्राइंग्स वगैरह भी हैं इसमें तो वो ड्राइंग्स को माइनस कर देना, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हमें प्रॉफिट या फिर लॉस चाहिए ताकि मैं अपना क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंच सकूँ। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता है रिवेन्यू आता है। रिवेन्यू मेरा कितने का है यार, 22,000 रुपये का। ठीक है, तो 22,000 रुपये का मैंने रिवेन्यू लिख दिया। उसके बाद आप लोग जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते थे। आपको पता है इन्वेंट्री अगर इसके पास नहीं है तो खाली हमारे पास परचेजेस ही बच रहे हैं उसके अंदर, तो अब यहाँ पे आप उसको माइनस कर दोगे परचेज़ को, जो कि है 19,200 रुपीज़। ओके, इसके बाद मैं सीधा अगर ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, वरना ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर आप लिखना भी चाहो तो 22,000 में से आप लोगों को माइनस करना है 19,200, जो कि बचता है 2,800। ठीक है, आप इसको काइंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हो। फिर इसके बाद आपको एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। एक्सपेंसेस आपको एक तो दिख रहा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि माइनस में है, तो आपको ये भी लिखना होगा। ठीक है, और बैंक इंटरेस्ट के रूप में आप इसको लिख सकते हो, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। इसके बाद रेंट है जो कि 5400 का है, एक काम करते हैं रेंट लिखते हैं जो कि 5400 का, जो कि होगा माइनस। उसके बाद हमारे पास है ये जो हम बैंक ओवरड्राफ्ट था, ये है 2500 का, ये भी आपका जो होगा वो होगा माइनस में। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद हम अगर आगे चलें और 30 अप्रैल 2023, और कैपिटल जो है वो 1 मई के बाद है, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 2500, और बैंक लोन जो है वो हमारा है कितने का, 3,000 रुपये का।
ओके, सो ये जो है वो यहाँ पर इसकी जगह बैंक इंटरेस्ट आना था, इंटरेस्ट जो कि ये वाला बैंक इंटरेस्ट होगा 825, ये हमारा आता है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। और बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब चीज़ें तो बैंक लोन ये जो है वो हमारे किसका है, बैलेंस शीट का आइटम है। और अभी हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। तो इंटरेस्ट को माइनस करोगे, हीट एंड लाइट ये भी एक्सपेंस है, इसको भी माइनस कर दोगे 4475। अब आपका जो है वो टोटल बन जाएगा, जो कि मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि यार लॉस होने वाला है। कितना लॉस होने वाला है आप सबको कैलकुलेट कर लो। 2800 माइनस 5400 माइनस 825 -4475। तो ये आपका आंसर बनता है 7900 नेगेटिव। और एक सेकेंड, 7900 जो कि है नेगेटिव में, इसका मतलब आपको लॉस हो गया, ठीक है। अब आपको देखो ये सब अगर आप लिखना लिख लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम 7900 नेगेटिव आ गया, अब आपको क्या करना है, 7900 में सबसे पहले बात ओपनिंग कैपिटल लो जो कि 12500, इसमें माइनस करोगे 7900। और ड्राइंग्स आपको कोई दिख रही हैं, यस ड्राइंग्स भी आपको दिख रही हैं 4100 की। इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आएगा 12500 माइनस 7900 माइनस 4100। तो आपका आंसर जो बचेगा 500, वो होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो देखो हमने सब चीज़ें यूज़ कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। और इसके अंदर आपको जो रिसीवेबल्स हैं वो नहीं यूज़ करने थे, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं वो ना स्टार्टिंग की ये आपको नहीं यूज़ करनी थी। क्यों नहीं करनी थी, क्योंकि ये जो है वो बैलेंस शीट का आइटम है। बीच में देखो जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट को इन्वॉल्व कर दिया। आई थॉट कि मतलब ये बैंक का इंटरेस्ट होगा, लेकिन फिर मैंने नीचे जाके देखा कि बैंक का इंटरेस्ट तो दे ही रखा है, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट फिर वो बैलेंस शीट का आइटम बन जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 जो कि मुझे काफ़ी वो दिख रहा है। आइटम करेक्टली रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको पता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन दिखेगा वो होगा डी ऑप्शन, साफ साफ जो है वो इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है, ये सब पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बताता है। अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन अपॉन द एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल सब इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, नहीं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन द एसेट्स एंड इनकम, नहीं। इक्वेशन डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन द एक्सपेंसेस नहीं। तो ऑप्शन ए ही जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। हमने अभी पढ़ा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और ऑप्शन ए में ही है कि यह सब एसेट लायबिलिटी कैपिटल सब जो है वो इन्वॉल्व होता है। 89th, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड हैव नो इम्पैक्ट अपॉन टोटल एसेट्स विद इन द अकाउंटिंग इक्वेशन, इनमें से किस में टोटल एसेट्स पे जो है वो इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर आप कैश लाते हो बिज़नेस के में, ओनर के अगर एक ओनर जो है वो बिज़नेस में कैश लेकर आ रहा है, तो टोटल एसेट में फ़र्क पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो एसेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर पेइंग द अमाउंट ड्यू, अगर एक क्रेडिट कस्टमर ने जो है वो आप लोगों को पेमेंट करी है, ठीक है, जो कि उससे ड्यू थी, तो इससे आपका इम्पैक्ट टोटल एसेट्स पे पड़ने वाला है या फिर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाए, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। क्रेडिट कस्टमर था जो कि आपका रिसीव फ्रॉम अ क्रेडिट कस्टमर पेइंग द अमाउंट ड्यू, ठीक है। तो उसने अगर अमाउंट पे करा, तो एक आपका जो है वो यहाँ पर एसेट्स कम भी होंगे और बढ़ेंगे भी, तो इससे जो है वो फ़ायदा तो होने नहीं वाला है ना। क्योंकि देखो आपका रिसीवेबल था एक टाइप का, तो वो था आपका एक सेकेंड, वो था आपका रिसीवेबल, ठीक है। रिसीवेबल आपका कम हो गया और उतने अमाउंट से आपको जो कैश जो है वो वापस बढ़ गया, तो एसेट में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। तो इसका मतलब है यहाँ पे बताना है कि नो इम्पैक्ट किस में होगा, तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो होगा करेक्ट आंसर। क्योंकि आगे आप देखो बी ऑप्शन ही मेरे को सही मिल गया है। एसेट बढ़ा और कम हुआ तो हमारा क्या हुआ, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, और हमें यही बताना था। इसके बाद ऑप्शन सी में सेटलमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग पेबल टू अ क्रेडिट सप्लायर, ठीक है। आप लोगों के एक पेबल थे और क्रेडिट सप्लायर, दोनों की जो है वो मतलब सेटलमेंट काइंड ऑफ हो गई है। तो एक तरफ आपका लायबिलिटी में इम्पैक्ट पड़ेगा और एक तरफ आपका सप्लायर से, तो उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी चक्कर में भी जो है वो आपका एसेट्स में जो है वो चेंज आने वाला है। क्योंकि अगर आप अपने जो भी पेबल्स वगैरह या लाइबिलिटीज़ को उसको सेटलमेंट वगैरह कर देते हो, तो उससे आपका जो है वो कैश जाने वाला है, कैश जाएगा तो एसेट कम होने वाला है। आपने एक मशीन को परचेज़ किया है, उससे भी आपका जो है वो एसेट कम होने वाला है, तो इसलिए ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90, स्टेट whether each of the following statement about the accounting equation is true or false।
इनमें से ट्रू और फॉल्स बताना है आप लोगों को। बिजनेस एसेट विल ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज तो हमेशा भी कभी भी एसेट जो हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटी से इक्वल नहीं होते हैं, कैपिटल भी इन्वॉल्व होता है, तो फॉल्स होगा। विल ऑलवेज एक्सीड, फॉल्स। भाई आपको पता है ना अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन याद रखो। एसेट इंक्लूड प्रोप्राइटरी कैपिटल इंक्लूड करता है भाई, लेकिन आप उसके बाद लाइबिलिटी भी तो इंक्लूड करता है, तो ये भी फॉल्स। इंक्लूड प्रोप्राइटर्स कैपिटल, अरे भैया सारी फॉल्स है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, अकाउंटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसेस आउटपुट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट इन द अकाउंटिंग सिस्टम। ओके, अगर आप एम्प्लॉय की पे स्लिप दे रहे हो तो ये तो आउटपुट हो गया, ठीक है, तो ये नहीं होगा, आपको बताना है इनपुट कौन सा होगा। ट्रायल बैलेंस इज़ अ प्रोसेस, तो ये भी इनपुट नहीं होने वाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है आपको इनपुट बताना है, ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रोसेस या फिर आउटपुट्स के अंदर आ सकता है। परचेज इनवॉइसेस जो है बेस्ट बैठेगा, क्योंकि देखो परचेज इनवॉइस का मतलब क्या होगा कि आप लोगों ने जो सामान वगैरह खरीदा है उसके बाद आपको बिल आया, आपके पास आया सामान, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही प्रोसेस आउटपुट हो सकता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, ये हमने अभी ऊपर किया था, पेइंग इन स्लिप इसका सही ऑप्शन होगा, ये वापस रिपीट क्यों कर रहे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडिंग डाटा यूज व्हेन प्रोसेसिंग द मंथली पेरोल। इसमें से स्टैंडिंग डाटा कौन सा हो सकता है, आपको ये सब चीज़ें बतानी है, सारे ऑप्शन आपको देखे हैं। ओवर टाइम आवर्स वर्कड बाय एन एम्प्लॉय, ये तो नहीं होगा। बोनस पेमेंट्स अवॉर्डेड टू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज, स्टैंडर्ड सैलरी रेट्स ऑफ पे, वन ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय टू पे फॉर अ ट्रेवल सीजन टिकट। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना यार, यहाँ पे मेरे को स्टैंडर्ड सैलरी रेट्स ऑफ पे दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडिंग डाटा क्या होता है, ठीक है। तो सेंडिंग डाटा लाइक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि जो चीज़ मतलब कंप्यूटर के अंदर या फिर एक कम बिज़नेस के अंदर कोई परमानेंट चीज़ है या फिर कुछ काइंड ऑफ सेमी परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, जो कि बहुत लंबे टाइम तक जो बिज़नेस के अंदर है वो चलती है, ठीक है। तो ओवर टाइम जो वर्क करते हैं एम्प्लॉय, वो मतलब फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं कभी कम करते हैं। बोनस पेमेंट जो है वो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ को है, ठीक है, तो कभी एम्प्लॉयज़ कुछ हो जाते हैं, कभी एम्प्लॉयज़ कोई हो सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड सैलरी रेट्स ऑफ पे है, देखो सैलरी अगर एक टाइम आपकी 15,000 रुपये है, ठीक है, तो 15,000 रुपये ज़्यादातर टाइम के लिए 15,000 स्टैंडर्ड सैलरी रेट ही रहने वाली है। अगर नया फ्रेशर आएगा तो उसको 15,000 ही देंगे, ये नहीं कि सिर्फ 20,000 कर देंगे, ठीक है। वो इन्फ्लेशन की बातें यहाँ पे मत जोड़ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन सी जो है उसका बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ इन एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम में जो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहली बात तो इनपुट, देखो सीधा सीधा ऑप्शन मेरा यहाँ पे डी बैठ रहा है, क्योंकि सबसे पहले इनपुट आता है, मुझे पता है, ठीक है, इनपुट प्रोसेस फिर उसके बाद आउटपुट, और यहाँ पे डी ऑप्शन में ऐसा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। टाइम बचाओ, जैसे आपको जो भी दिखे तो आप फटाफट करेक्ट करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस। अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस कौन सा नहीं है। रिकॉर्डिंग सेल्स टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, ये तो है। कैलकुलेटिंग अकाउंट बैलेंसेस, ये भी है। अपडेटिंग जनरल लेजर अकाउंट, ये भी है। एजेड एनालिसिस ऑफ रिसीवल्स, ये नहीं है यार अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि नॉट एन अकाउंटिंग सिस्टम प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस हैं, ये चीज़ें प्रोसेस अकाउंटिंग का सिस्टम का प्रोसेस नहीं है। ओके, ये काइंड ऑफ कह सकते हो एनालिसिस वगैरह है, ठीक है, इंटरप्रिटेशन आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ना आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, आपका क्या आउटपुट दिख रहा है। ट्रायल बैलेंस, वेजेस, रेट, कस्टमर अकाउंट डिटेल और समराइजिंग एक्सपेंसेस जो कि आपके इनकर किए गए हैं। तो आउटपुट आपको एक कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का ट्रायल बैलेंस है ना। वेजेस रेट तो अगर आप देखोगे कि जो है मतलब एम्प्लॉय वगैरह बनाएंगे कंपनी के, मतलब मैनेजर्स, मेन लोग, मैनेजमेंट वगैरह, कस्टमर की अकाउंट डिटेल, समराइजिंग एक्सपेंस, ये सब चीज़ें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का आउटपुट नहीं है, काइंड ऑफ आप प्रोसेस या फिर इनपुट में कह सकते हो, लेकिन आउटपुट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डेफिनेशन ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग। क्लाउड अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी ऑनलाइन वगैरह हो जाता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन सेव वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो इज़ अ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, आगे तो बताओ यार। इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट इनेबल्स एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम, नहीं, बी तो नहीं होगा, ए बहुत आधा अधूरा लग रहा है। क्लाउड इज़ एन अकाउंटिंग सिस्टम दैट इनेबल्स एक्सेस टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड डाटा स्टोरेज,
होस्टेड ऑन रिमोट सर्वर सो दैट द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, यस यही जो आंसर है वो सही है। आप लोग जो है अपना डाटा सेव कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक्सेस किया जाता है मल्टीपल यूजर्स के द्वारा, तो बेस्ट आंसर यही होगा। और यहाँ पे देखो ओनली बाय पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Question number 98, state whether each of the following statement is true or false. Whether cloud accounting system an accountant or auditor can be granted remote access. Yes, remote access का मतलब होता है कि यार आप लोग यहाँ बैठे हो और यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑडिटर आया आपका कंपनी का ऑडिट करने, उसने आपकी जो है वो कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के साथ अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग इसको भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वैसे एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, तो येस कर सकते हैं। विद द क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम ऑल एम्प्लॉयज़ आर ग्रांटेड एक्सेस टू ऑल डाटा। नहीं यार, हर एम्प्लॉय को हर डाटा थोड़े देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यार, अब कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा वगैरह भी होता है, तो हर चीज़ें अब एम्प्लॉय की तरह एम्प्लॉय के पास थोड़ी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेसिकली इन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने का सबसे जो बेस्ट एक्सप्लेन पे क्या इंपॉर्टेंस है। Financial record should be maintained for the sole purpose of enabling the business owner to make management and control decision। नहीं यार, खाली यही थोड़े है कि अपने मतलब बिजनेस ओनर के बारे में सोचते रहो या फिर कैसे आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल ला सकते हो, तो ये सब चीज़ तो नहीं होने वाली हैं। फाइनेंशियल रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन फॉर द सोल पर्पस ऑफ एनेबलिंग। आज सबसे पहले सोल पर्पस देखते हैं यार, मेरे को आंसर ही घटिया लग रहा है, क्योंकि खाली एक पर्पस के लिए जो है आपका बिज़नेस नहीं बनता, और ये किसी एक बंदे के लिए आपका बिज़नेस जो है वो नहीं बनता। बी भी गलत हो रहा है, सी भी गलत हो रहा है। बाकी पढ़ने में देख लो, टू मेक, खाली एक्सटर्नल पार्टीज़ के लिए आप बिज़नेस चलाते हो नहीं, या फिर खाली आप टैक्स की आपको कितना टैक्स भरना है उसके लिए बिज़नेस चलाते हो। ये कैसी ये ऑप्शन है यार, तो ऑप्शन डी इसका सही बैठेगा, क्योंकि शुड बी मेंटेन टू इनेबल अ बिज़नेस ओनर to make decisions regarding the business and to make information available to interested external parties when appropriate to do so। yes, तो जब appropriate होता है तभी, ठीक है, तो एक्सटर्नल पार्टीज तक पहुंचाओ, और जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस हैं उन सब की चीज़ों के लिए हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोप्राइटर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड फॉर इंटरनल यूज़। देखो प्रोप्राइटर है, इंटरनल यूज़ के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड बता रहा है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इसका मतलब हमें बताना है गलत स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल द प्रोप्राइटर टू मैनेज एंड कंट्रोल द बिजनेस विच इज़ ट्रू, इंटरनल यूज़ के लिए होती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल द प्रोप्राइटर रिकनसाइल द बैंकिंग, क्या येस आप रिकनसाइल करते हो यार, तो ये भी इंटरनल यूज़ के लिए हमें बताना है कौन सा नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल द प्रोप्राइटर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिगार्डिंग द बिजनेस, येस ये भी है यार, क्योंकि आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना है, डेट में करना है, इक्विटी में करना है, ये सब चीज़ें किसकी वजह से पता चलती हैं, ये फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की वजह से, और ये इंटरनल यूज़ के लिए होता है। इसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनेबल द प्रोप्राइटर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट मे बी ऑफ इंटरेस्ट टू द जनरल पब्लिक। अगर जनरल पब्लिक की बात होगी तो वो किसके लिए हो गई, एक्सटर्नल यूज़ के लिए, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है, तो यस डी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन रिलेशन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर प्रोप्राइटर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड एक्सटर्नल। अब यहाँ पे है कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए क्या ट्रू नहीं है, ठीक है। They enable the proprietor to provide information to lenders and creditors of the business to support written loan application। yes, तो ये तो मतलब एक्सटर्नल के लिए ही है। इसके बाद दे इनेबल द प्रोप्राइटर टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटिंग टू बिजनेस। यस ये जो है वो इंटरनल यूज़ के लिए होता है, क्योंकि आप लोगों को हमने यहाँ पे भी बताया था, ठीक है, ये सब जो है इंटरनल के लिए है, तो एक्सटर्नल के लिए यहाँ पे बताना है कौन सा नहीं है, तो ये तो इंटरनल का है, तो ये भी ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है। और बाकी दे इनेबल द प्रोप्राइटर टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, टैक्स अथॉरिटी, यस गवर्नमेंट जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, तो उसके लिए अगर है तो वो एक्सटर्नल के लिए हो गया। दे इनेबल इंटरेस्टेड पार्टी सच एज फिर जनरल पब्लिक आ गया, तो मतलब क्या है एक्सटर्नल, तो इनमें से इंटरनल जो है वो खाली बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन जो है उसका सही ऑप्शन है। बाकी इसी के साथ आप लोगों का जो है वो चैप्टर भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।